प्राचीन भारत का इतिहास सिर्फ बड़े बड़े राजाओं और साम्राज्यों की कहानी नहीं है। असल में इसमें उन बाहरी ताकतों का भी बहुत बड़ा हाथ है जिन्होंने जाने अनजाने में इसकी पूरी किस्मत ही पलट दी। तो आज हम ऐसे ही दो बड़े हमलों की कहानी जानेंगे, एक पारसियों का और दूसरा यूनानियों का, जिन्होंने भारत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर पश्चिम से आई इन दो ताकतों ने ऐसा क्या कर दिया कि भारत की सिर्फ सरहदें ही नहीं बल्कि यहाँ की संस्कृति, व्यापार और सियासत की पूरी शक्ल ही बदल गई। चलिए इस बड़ी ही दिलचस्प कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। देखिए, कोई भी हमला तभी होता है जब कोई कमजोरी हो, और प्राचीन भारत के मामले में ये कमजोरी थी इसकी उत्तर पश्चिमी सीमा पर। जरा सोचिए, उस समय भारत का उत्तर पश्चिमी इलाका किसी एक राजा के हाथ में नहीं था, बल्कि वो कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था जो आपस में ही लड़ते रहते थे। अब एकता की यही कमी एक तरह से बाहर वालों के लिए खुला दरवाज़ा थी, और बहुत जल्द इस दरवाजे पर दस्तक होने वाली थी। और इस खुले दरवाजे से सबसे पहले अंदर आया फारस का ताकतवर खाखामनी साम्राज्य। उन्होंने भारत की इस कमजोरी को अपने लिए एक बहुत बड़े मौके की तरह देखा। खुद इतिहास के पिता कही जाने वाले हेरोडोटस बताते हैं कि कैसे हखामनी शासक डेरियस प्रथम ने सिंधु घाटी तक अपनी ताकत बढ़ाई। ये सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी, ये तो भारत और पारस के बीच एक बहुत लंबे रिश्ते की बस शुरुआत थी। और ये रिश्ता इतना गहरा हो गया कि भारतीय सैनिक फारसी सेना का एक जरूरी हिस्सा बन गए। हैरानी की बात देखिए, उन्होंने यूनान के खिलाफ फारसियों का साथ दिया, और फिर किस्मत का खेल देखिए, कुछ समय बाद उन्हीं फारसियों के साथ मिलकर सिकंदर की यूनानी फौज का भी सामना किया। फारसी हमले का असर बहुत गहरा और दूर तक महसूस किया गया। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसने भारत में लिखने के तरीके से लेकर व्यापार और कला तक हर चीज पर अपनी एक छाप छोड़ी। चलिए कुछ सबसे बड़े बदलावों पर एक नजर डालते हैं। फारसियों के साथ सिर्फ सिपाही नहीं आए, उनके साथ नए नए विचार भी आए, और उन्हीं में से एक थी खरोष्ठी लिपि। ये लिपि उनकी अरामिक लिपि से ही निकली थी और सदियों तक भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में कारोबार और पढ़ाई लिखाई की जुबान बनी रही। तो कुल मिलाकर देखें तो फारसियों ने भारत को एक नई लिपि दी, व्यापार के नए रास्ते खोले, और यहाँ तक कि मौर्य कला पर भी असर डाला, जैसा कि हम उनके शानदार खंभों में देख सकते हैं। ये एक ऐसा रिश्ता था जिसने दोनों सभ्यताओं को बहुत कुछ दिया। फारसियों के बाद एक और बहुत बड़ी लहर आई जो कहीं ज्यादा तूफानी और असरदार साबित हुई। ये लहर थी सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों के हमले की। सिकंदर का भारत आना कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये उस जमाने की दो सुपर पावर्स यानी यूनान और फारस के बीच दुनिया पर कब्जे की जंग का एक हिस्सा था, और अब ये जंग भारत की जमीन पर लड़ी जानी थी। और यहाँ एक बार फिर भारत की अंदरूनी फूट साफ साफ नजर आई। एक तरफ तक्षशिला के राजा आम भी थे, जिन्होंने बिना लड़े ही सिकंदर के सामने हथियार डाल दिए। तो दूसरी तरफ राजा पोरस थे, जिन्होंने झेलम नदी के किनारे उसका डट कर मुकाबला किया, भले ही आखिर में उन्हें हार मिली। सिकंदर भारत में बहुत ज्यादा समय तो नहीं रुका, लेकिन उसके आने से यहाँ का नक्शा ही बदल गया। जैसा कि हम देख सकते हैं, उसके हमले ने भारत के लिए पश्चिम के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए, व्यापार को एक नई शक्ल दी, और यहाँ तक कि इतिहास लिखने का तरीका भी बदल दिया। यूनानियों के आने से व्यापार में जबरदस्त तेजी आई और पहली बार सिक्कों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होने लगा। इसी की वजह से कारीगरों और व्यापारियों ने मिलकर अपने संगठन बनाने शुरू कर दिए, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। यूनानी हमले की विरासत बहुत बड़ी थी। उसने भारत और यूरोप के बीच जमीन और समंदर के 4 नए रास्ते खोल दिए, सिक्कों का चलन बढ़ाया, और अशोक के खंभों जैसी कला पर भी अपनी छाप छोड़ी। और सबसे अहम बात यह कि यूनानी इतिहासकारों ने भारत के बारे में जो कुछ भी लिखा, उसी की वजह से आज हम उस दौर को बेहतर समझ पाते हैं। तो इन दोनों हमलों की मिलीजुली विरासत क्या थी? इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे अनपेक्षित नतीजा था एक बहुत बड़े भारतीय साम्राज्य का जन्म। अगर हम दोनों हमलों को साथ रखकर देखें तो एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। एक तरफ फारसियों ने भारत के साथ संस्कृति और व्यापार के रिश्ते बनाए, वहीं दूसरी तरफ यूनानियों ने नए रास्ते तो खोले, लेकिन उत्तर पश्चिम की छोटी छोटी ताकतों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। और बस यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। सिकंदर ने जिन छोटे छोटे राज्यों को हराया था, उनकी वजह से वहां एक राजनीतिक खालीपन पैदा हो गया,
और इसी खालीपन को भरने के लिए सामने आए चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या इन विदेशी हमलों की तबाही ने ही अनजाने में उस राजनीतिक एकता की जमीन तैयार की जिसने मौर्य साम्राज्य जैसे पहले महान भारतीय साम्राज्य को जन्म दिया? इतिहास कभी-कभी ऐसे ही अजीब विरोधाभासों से भरा होता है।